नमस्ते छात्रों। आज हम इस वीडियो के द्वारा व्याकरण की जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आपको मालूम होगा कि वाक्य में शब्द होते हैं। सार्थक शब्द के समूह को हम वाक्य कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्द एक साथ आते हैं तब वाक्य बनते, सेंटेंस बनते। वाक्य में संज्ञा होती है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्रिया विशेषण होता है, संबंध सूचक अव्यय होता है। यानी कि शब्द के अलग अलग भेद होते हैं और ये अलग अलग शब्द इकट्ठा होकर एक सार्थक वाक्य बनता है। उसका एक मीनिंग होता है। बिना मीनिंग का वाक्य नहीं होता है, उसे हम सेंटेंस नहीं कहते। तो उसी प्रकार शब्द के कई भेद होते हैं। तो आपको मालूम होगा या आपने पिछली कक्षा में पढ़ा ही होगा कि शब्द के दो मेन भेद होते हैं। उसके उसे कहते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में फिर चार भेद होते हैं और अविकारी शब्द में फिर चार भेद होते हैं। अभी विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन चार भेदों का समावेश होता है। तो अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, इन चार भेदों का समावेश होता है। जैसे कि हम मराठी में कहते हैं कि शब्द शब्द के 8 भेद होते हैं, तो वही 8 भेद हिंदी में विकारी शब्द और अविकारी शब्द इनके अंदर आते हैं। अभी इसमें जो विकारी शब्द का पहला भेद जो है संज्ञा, उसका आज हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो जो विकारी शब्द में पहला भेद है कौन सा, तो संज्ञा, इसका आज पहले हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, ये आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा, सुना होगा। बच्चों, आपको मालूम है कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती है और हर एक चीज़ को हम किसी न किसी नाम से क्या करते हैं, पुकारते हैं। यानी कि उसे कोई ना कोई नाम दिया जाता है। जैसे कि मकान हो, पेड़ हो, विंडो खिड़की हो, या दरवाज़ा हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, टेबल हो, चेयर हो, फैन हो, माताजी हो, पिताजी हो, दादाजी हो, रमेश मित्र हो, सुरेश मित्र हो, साधना लड़की हो। यानी कि जो हमारे आसपास चीजें दिखाई देती है उस हर एक चीज को हम क्या करते हैं, कोई ना कोई नाम देते हैं। यानी कि उसे हम उस नाम से क्या करते हैं, पुकारते हैं। और इन चीजों को जो नाम दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन। यानी कि हम किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी पशु को, किसी पक्षी को, किसी स्थान को, किसी गुण को, किसी भाव को, किसी पदार्थ को, चीज को, अवस्था को क्या करते हैं, हम कोई ना कोई नाम देते हैं और उस नाम से उन्हें क्या करते हैं, हम पुकारते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हो सकती है, तो इधर देखो मैंने लिखी है संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु पक्षी, स्थान, गुण, भाव, पदार्थ, चीज, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति, अभी व्यक्ति को आप तो मालूम है, व्यक्ति में पुरुष हो सकते हैं, महिला हो सकती है, यानी कि औरत हो सकती है, लड़का हो सकती है, लड़की हो सकती है। तो ये जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हम कोई ना कोई क्या करते हैं, नाम देते हैं, नाम से पुकारते हैं। कोई वस्तु होती है जैसे कि टेबल हो, चेयर हो, मकान हो, या और चीजें होती है। तो हर एक वस्तु का हम क्या करते हैं, कोई ना कोई नाम देते हैं, उसे हम उस नाम से पुकारते हैं। पशु पक्षी हमारे आसपास बहुत सारे दिखाई देते हैं, हर एक पशु को कोई ना कोई नाम होता है। जैसे कि कोयल हो, तोता हो, बाघ हो, हाथी हो। यानी कि हर एक पशु पक्षी को हम किसी न किसी नाम से पुकारते हो। स्थान,
यानी कि प्लेस, यानी कि हर एक प्लेस को कोई ना कोई नाम होता है। देवरूख हो, मुंबई हो, कोल्हापुर हो, सोलापुर हो, यानी कि हर एक प्लेस को क्या है, नाम दिया गया है। हमारे गुण होते हैं, जैसे कि ईमानदारी का गुण हो, हाँ, ये गुण हमें दिखाई देते हैं, उस गुण को भी हम क्या करते हैं, नाम देते हैं, उस नाम से पुकारते हैं। जैसे कि भाव होते हैं हमारे, यानी कि भावनाएं होती है, उत्साह, प्रेम, आलस्य, ये हमारी क्या होती है, भावनाएं होती है, भाव होते हैं, उसे भी हम नाम देते हैं। फिर पदार्थ होते हैं अलग अलग, चपाती होती है, सब्जी होती है, उसे भी हम नाम देते हैं। यानी कि हर एक चीज को हम क्या करते हैं, कोई ना कोई नाम देते हैं, उस नाम से हम क्या करते हैं, उसे पुकारते हैं। तो इन सभी को जो नाम दिया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी आपको समझ में आया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो जो उदाहरण के तौर पर मैंने कुछ शब्द यहाँ लिखे, जैसे कि आदमी, विद्यार्थी, नदी, पर्वत, अजय, गंगा, हिंदी, बचपन, वीरता, दल, परिवार, कबूतर आदि, यानी कि आप इसमें और नाम क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो, यानी कि इसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा के कुछ उदाहरण है। अब ये संज्ञा आपको समझ में आया होगा, आप संज्ञा किसे कहते हैं समझ में आया होगा। तो हमें आगे क्या करना है, संज्ञा के भेद देखने हैं। संज्ञा के चार भेद हमें दिखाई देते हैं, यहाँ आपको आकृति दिखाई देती होगी, तो उसमें संज्ञा के कितने भेद है, चार भेद है। जातिवाचक संज्ञा ये पहला भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ये दूसरा भेद है, भाववाचक संज्ञा ये तीसरा भेद है, समूहवाचक संज्ञा ये चौथा भेद है। तो इसी प्रकार संज्ञा के चार भेद हमें दिखाई देते हैं। अभी पहला हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो पहला कौन सा भेद है, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो आपको मालूम होगा कि हमारे गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, और हर एक लोगों की अलग अलग जाति होती है ना। कि जैसे कि कोई मराठा होता है, कोई ब्राह्मण होता है, कोई कुमार होता है, कोई तेली होता है, यानी कि हर एक जाति के अलग अलग लोग होते हैं। उसी प्रकार हर एक चीज की ये अपनी जाति होती है, और उस चीज को उस जाति से क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। ओके, जैसे कि अभी पर्वत, पर्वत ये क्या है, तो जातिवाचक शब्द है, यानी कि पर्वत ये क्या है, जातिवाचक शब्द है। पर्वत में और कई सारे पर्वत आते हैं, जैसे कि हिमालय पर्वत आता है, नीलगिरी पर्वत आता है, अम, और सह्याद्री पर्वत आता है। यानी कि पर्वत या पहाड़, इसमें अलग अलग पर्वत आते हैं, और इन सभी को मिलाकर एक ही नाम दिया गया, पर्वत। यानी कि इसी प्रकार पर्वत ये क्या हो सकता है, जातिवाचक संज्ञा हो सकती है, क्योंकि उस समूह का, उस पूरे वर्ग का वो क्या कराती है, हमें बोध कराती है। जैसे कि नगर, जैसे कि सह्याद्री नगर हो, शिवाजी नगर हो, सप्तलिंगी नगर हो, दत्तगुरु नगर हो, यानी कि जो नाम आते हैं वो नाम किस में आएंगे, सभी इस नगर में आएंगे। जैसे कि संत होते, संत मग संत तुलसीदास हो, संत रहीम हो, संत चोखामेळा हो, संत तुकाराम हो, यानी कि संत ये जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा होती है, और उसके अंदर आने वाले जो नाम होते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि ये संज्ञा क्या करती है, किसी एक जाति या वर्ग का हमें बोध कराती है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या यहाँ हम परिभाषा पहले देख सकते हैं, जिस संज्ञा से उसके पूरे वर्ग या जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, कि जिस संज्ञा से हमें उस के पूरे वर्ग का हमें क्या होता है, बोध होता है। यानी कि पाठशाला कहा, तो पाठशाला में हमें मालूम होता है कि कई पाठशालाओं का समावेश हो सकता है, जैसे कि पीएस बने पाठशाला हो, पादे इंग्लिश मीडियम पाठशाला हो, न्यू मॉडर्न इंग्लिश पाठशाला हो, या सभी जो पाठशाला हमें दिखाई देते हैं, तो पाठशाला इस संज्ञा में सभी इन पाठशालाओं का क्या होता है, समावेश होता है। तो पाठशाला ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गई, यानी कि ये उसकी क्या बताती है, पूरे वर्ग का हमें बोध कराती है, उसकी जाति का हमें बोध कराती है, इसीलिए उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा।
तो जैसे मैंने यहाँ कई उदाहरण लिखे, आदमी, विद्यार्थी, नदी, पर्वत, नगर, संत, विषय, गांव, किताब, पाठशाला, पक्षी, लड़का, गाय आदि। यानी कि आप इसमें और जोड़ सकते हैं। जैसे कि आदमी, आदमी में कई होते हैं, जैसे आदमी में अलग अलग नामों के लोग हो सकते हैं। विद्यार्थी, विद्यार्थी कहा तो स्कूल के विद्यार्थी आते हैं। स्कूल में एक विद्यार्थी होता है क्या? नहीं, तो अलग अलग विद्यार्थी होते हैं। जैसे 5वीं कक्षा का विद्यार्थी हो सकता है, 6ठी कक्षा का विद्यार्थी हो सकता है। 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों में भी अलग अलग विद्यार्थी होते हैं, जैसे कि रमेश, उमेश, सुरेश। यानी कि विद्यार्थी ये क्या कराती है? हमें उस सभी छात्रों के जाति का हमें बोध कराती है, उस वर्ग का हमें बोध कराती है। यानी कि विद्यार्थी ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे कि नदी हो, अभी नदी में बहुत सारी नदियों का नाम आ सकता है। गंगा नदी हो, सिंधु नदी हो, नर्मदा नदी हो, कावेरी नदी हो, गोदावरी नदी हो, वशिष्ठ नदी हो। तो ये सभी नदियाँ किस में आती है? तो नदी इस जातिवाचक संज्ञा में आती है। यानी कि ये सभी जो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? जातिवाचक होते हैं, और इसीलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये पहला जो भेद है वो हमने देखा। दूसरा भेद है कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला भेद हमने देखा जातिवाचक संज्ञा। अभी दूसरा भेद हमें देखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। शायद मुझे लगता है कि ये जातिवाचक संज्ञा आपको समझ में आया होगा। अभी व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी क्या? या तो जो प्रॉपर नाउन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा को क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। अभी प्रॉपर नाउन यानी कि हमने देखा कि जातिवाचक संज्ञा में ये जो संज्ञा होती है वो पूरे वर्ग का बोध कराती है, पूरे जाति का बोध कराती है। उसके विपरीत, उसके उल्टा क्या होता है? व्यक्तिवाचक में होता है। व्यक्तिवाचक में जो संज्ञा होती है वो सिर्फ एक ही चीज का, एक ही व्यक्ति का, एक ही अवस्था का क्या कराती है? बोध कराती है। इसीलिए उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन, ऐसे हम कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी एक व्यक्ति का नाम जो होता है, किसी एक प्राणी का नाम होता है, किसी एक वस्तु का नाम होता है, किसी एक स्थान का नाम होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण तौर पर मैंने दिया है, अजय यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रमेश यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हिमालय यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हिंदी यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, देवरूप यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अंग्रेजी, कबूतर, सोना ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभी जैसे कि अजय, अजय ये कौन है? लड़का है, तो लड़का ये क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। यानी कि लड़का ये जातिवाचक संज्ञा में से, अजय ये क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। रमेश ये सुधा लड़का है, यानी कि लड़का इस जातिवाचक संज्ञा में से, रमेश ये क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। गंगा ये क्या है? नदी है, यानी कि नदी जातिवाचक संज्ञा हो गई, गंगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। यानी कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन इसमें हम पहचान सकते हैं। हिमालय, हिमालय ये पर्वत है, यानी कि पर्वत ये क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। हिमालय ये क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। हिंदी, हिंदी ये क्या हुई? विषय है, हिंदी यह भाषा भी है, यानी कि विषय लिया तो विषय ये क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। हिंदी यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। हिंदी यह भाषा के रूप में लिया तो भाषा यह क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। और हिंदी ये क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा हम क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आपको नीचे एक आकृति दिखाई देती होगी जो मैंने यहाँ बनाई है ना? तो इधर मैंने विषय लिखा है और उसके आगे एरो करके कुछ विषय लिखे हैं। जैसे कि विषय में पहला एरो करके मैंने लिखा है अंग्रेजी, दूसरा एरो करके लिखा है हिंदी, तीसरा एरो करके लिखा है मराठी, चौथा एरो करके लिखा है विज्ञान, पांचवा एरो करके लिखा है गणित, छठा एरो करके लिखा है इतिहास। यानी कि विषय
ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। इधर मैंने आरो करके दिखाया, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि विषय ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ओके। और जो उनके नाम आएंगे विषय के, वो क्या होंगे? सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो वो क्या होंगे? सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। समझ गए? यानी कि विषय में अलग अलग विषयों के नाम आते हैं, जैसे कि अंग्रेजी विषय, हिंदी विषय, मराठी विषय, विज्ञान विषय, गणित विषय, इतिहास विषय। यानी कि आप और विषयों को यहाँ क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो। यानी कि विषय ये जातिवाचक संज्ञा हो गई, और उसके विषय में जो आप नाम लिखोगे वो क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि विषय ये कॉमन नाउन हुआ, और अंग्रेजी ये प्रॉपर नाउन हुआ, हिंदी यह प्रॉपर नाउन हुआ। तो इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा हम यहाँ दिखा सकते हैं। दूसरी आकृति आप आपको दिखाई दे रही होगी, जैसे कि मैंने यहाँ शहर ऐसा लिखा है, और इधर शहर के कुछ नाम लिखे हैं। जैसे कि शहर ये क्या है? तो ये क्या? जातिवाचक संज्ञा है। यानी कि शहर इस में बहुत सारे शहरों के नाम आ सकते हैं, इसीलिए क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और उस शहर के जो नाम होंगे, जैसे कि कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे, मुंबई, नागपुर, ऐसे और शहर हो सकते हैं, और आप नाम यहाँ जोड़ सकते हैं। तो ये सभी क्या हो सकते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। यानी कि ये सभी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसी प्रकार ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसी प्रकार हमें जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा यह हमें दिखाई देता है। तो इसी प्रकार बच्चों, आपको समझ में आया कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी एक वर्ग का या किसी एक जाति का वो बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक मतलब किसी एक वस्तु का, एक और किसी एक चीज का बोध कराती हो, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसी प्रकार यह जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें दिखाई देती है। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। तीसरा कौन सा भेद है? भाववाचक संज्ञा। तो आपको मालूम होगा कि हमारे अंदर अलग अलग क्या होते हैं? भाव होते हैं, हमारे अंदर अलग अलग गुण होते हैं, हमारे अंदर अलग अलग अवस्था होती है, दशा होती है। जैसे कि गुण, जैसे कि ईमानदारी का गुण होता है, बेईमानी का गुण होता है, यानी कि सफलता प्राप्त करते हैं। कोई न्याय प्रविष्ट होता है, कोई किसमें वीरता का गुण दिखाई देता है। यानी कि ये अलग अलग गुण आदमी में होते हैं। या कभी कभी हमारे अंदर भाव भी दिखाई देते हैं, जैसे कि उत्साह दिखाई देता है, प्रेम दिखाई देता है, खुशी दिखाई देती है, क्रोध दिखाई देता है, आश्चर्य दिखाई देता है। यह अलग अलग भाव हमें दिखाई देते हैं। कभी कभी हमारे अवस्था भी दिखाई देते हैं, यानी कि दशा उसे कहते हैं, जैसे कि बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो। ये सभी किस में आते हैं? तो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं वो किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अभी इसकी परिभाषा क्या होती है? जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, यानी कि किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति के किसी गुण, भाव या दशा या अवस्था का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति की गुण का पता चलता है, जिस शब्द से हमें किसी प्राणी के गुण का पता चलता है, जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति के भाव का पता चलता है, जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति की दशा का पता चलता है, यानी कि अवस्था का पता चलता है, यानी कि वो जवान लड़का है, वो बूढ़ा आदमी है, वो साहसी व्यक्ति है। तो इसी प्रकार ये हमें उस व्यक्ति के अवस्था, दशा या किसी का हमें पता चलता है, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसी प्रकार यानी कि उस व्यक्ति की हमें गुणों का पता चलता है, भाव का पता चलता है, दशा का पता चलता है, अवस्था का पता चलता है, तो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ मैंने कुछ उदाहरण भी लिखे, जैसे कि उत्साह, वीरता, न्याय, प्रेम, प्रशंसा, बचपन, ईमानदारी, सफलता, आशा, अपमान, आश्चर्य, उदारता, क्रोध,
खुशी, गपशप, जवानी आदि, यानी कि इसी प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा। समझ गए छात्रों? आगे हमें चौथा भेद देखना है, वो है समूहवाचक संज्ञा। अभी समूह आपको मालूम होगा, यानी कि जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? समूह कहते हैं, और उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। और भाववाचक संज्ञा को क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी समूहवाचक संज्ञा, अभी इसी नाम से हमें पता चलता है कि उसमें क्या होता है? समूह होता है, यानी कि ग्रुप होता है, यानी कि दो या दो से अधिक लोग होते हैं, दो या दो से अधिक चीजें हो सकती है, दो या दो से अधिक पशु हो सकते हैं, दो या दो से अधिक कोई भी चीज हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, अभी भीड़ ये शब्द क्या है? कि लोगों की भीड़ है, यानी कि वहाँ कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, यानी कि वो लोगों की भीड़, ऐसे हम कहते हैं। यानी कि भीड़ ये जो शब्द है वो कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा के रूप में आता है। दल, यानी कि सेनाओं का दल होता है, तो दल, दल में एक से जवान नहीं होता है, कई लोग होते हैं। परिवार, परिवार में एक ही आदमी नहीं होता है, परिवार में माताजी होती है, पिताजी होते हैं, दादाजी होती है, दादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, यानी कि परिवार में इन लोगों का समूह होता है, उसे परिवार कहते हैं। तो परिवार ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा, यानी कि जिस शब्द से हमें किसी के समूह का बोध होता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? जिस संज्ञा से एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने उदाहरण लिखा है यहाँ, भीड़ हो, दल हो, परिवार हो, गुच्छ। आपका अभी गुच्छ यानी कि फूलों का गुच्छ, उसमें एक फूल होता है क्या? नहीं, कई सारे फूल होते हैं, इसलिए हम गुच्छ कहते हैं। टोली, टोली आपको मालूम होगी, यानी कि बहुत सारी काम करने वाले लोगों की एक टोली होती है। गड्डी, यानी कि हम बाजार से कुछ सब्जी लाते हैं, उसे गड्डी कहते हैं। तो गड्डी में एक ही से होती है क्या? बहुत सारे होते हैं। गट्टर, यानी कि कुछ चीजें बांधकर बनाया हुआ गट्टर होता है, उसमें कई सारी चीजें होती है। जुलूस, जब हम जुलूस निकालते हैं तो उसमें कई सारे लोग होते हैं। झुंड, है ना, यानी कि पशु पक्षियों की झुंड होती है, तो उसमें एक ही नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। सभा, यानी कि सभा जब आयोजित की जाती है तो उसमें एक ही आदमी नहीं होता है, बहुत सारे आदमी होते हैं जो सुनने के लिए आते हैं। सभा ये भी समूह होता है। सेना ये भी समूह होता है। सम्मेलन ये भी समूह होता है। मंडल, मंडल में भी ज्यादातर लोग होते हैं, यानी कि ऐसे जो शब्द होते हैं जिससे हमें समूह का पता चलता है उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, यानी कि कलेक्टिव नाउन। तो इसी प्रकार ये हमें क्या है? चार संज्ञा के क्या दिए जाते हैं? भेद हमें दिए जाते हैं। तो इसी प्रकार ये संज्ञा के क्या है? भेद कहते हैं। तो आपको आज हमने इस वीडियो में संज्ञा की जानकारी ली कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, अवस्था को जो नाम दिया जाता है उसे संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के जो चार भेद है वो चार भेद हमने देखे, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक यानी कि पूरे वर्ग का बोध कराने वाली संज्ञा। व्यक्तिवाचक मतलब एक व्यक्ति का बोध कराने वाली संज्ञा। भाववाचक मतलब उस व्यक्ति के अंदर जो भाव होता है, गुण होता है, दशा होती है, यानी कि अवस्था होती है, वो दिखाने वाली संज्ञा। समूह मतलब समूह को दर्शाने वाली संज्ञा, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अ, मुझे लगता है कि जो आज हमने व्याकरण का जो संज्ञा ये पाठ देखा, ये आपके समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संज्ञा के बारे में आपको कुछ आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हो। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।